फिर देखते हैं इसमें क्या था। जैसे एक मान लीजिए ये रजिस्टर है, रजिस्टर में तो लोड हो गया, ये कोई वायर हो सकता है। ये सारे सिंबल के बारे में तो आप लोग पहले से पढ़ते हुए आ रहे हैं कि इसे रजिस्टर से डिनोट किया जाता है, और इसकी रेजिस्टेंस हो गई R। ठीक, अब इसके दोनों एंड के अबाउट अगर मैं एक सेल लगा दूं जिसकी ईएमएफ है E, या पोटेंशियल डिफरेंस, अभी आप ये समझिए कि V है। V इज पोटेंशियल डिफरेंस सेट्स अक्रॉस रजिस्टर AB whose रेजिस्टेंस इज R। तो अगर यहाँ पे स्विच होगा, तब स्विच अभी क्या आपका ओपन है, तो कोई करंट पास नहीं हो रहा। अब अगर मैं इस स्विच को क्लोज कर दूं तो इससे करंट पास होने लगेगी, I करंट। ये करंट आपके रजिस्टर से पास होगा A to B, इस तरह से सर्किट में कंप्लीट होगा। तो ओम्स लॉ क्या कहता है? ओम्स लॉ वैलिड है आपका सिंपल सर्किट के लिए, एंड फॉर सिंपल सर्किट हम इक्वेशन क्या लिखते हैं? V इज इक्वल टू IR। यही दिक्कत है, फोन आ जा रहा है, परेशान हो रहा है, फिर नेट नहीं चलेगा। अभी क्या बताया कि एक रजिस्टर के क्रॉस जैसे ही हम पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई करेंगे तो ओम्स लॉ कहता है V इज इक्वल टू IR। ठीक है, अब इसमें रजिस्टेंस मैंने आपको बताया था क्या होता है, रो L बाई A। तो अगर ये वैल्यू मैं इसमें डाल दूं तो आपका ये फॉर्मूला क्या दिखेगा? I रो L बाई A। ठीक है, ये चीज़ें आ रही है समझ में। अब आप ये देखिए कि इसमें अगर मैं यहाँ पे एक नया टर्म जोड़ना चाह रहा हूँ, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड, A और B के बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाएगी? E इज इक्वल टू V बाई L। ठीक है, और यहाँ पर एक दूसरा टर्म है आपका करंट अपॉन एरिया। तो ये जो करंट अपॉन एरिया है ये कहलाएगा करंट डेंसिटी। ठीक है, बात समझ में आ रही है? तो एक नई चीज यहां पे डिफाइन की गई है आपको, J, ये कहलाता है करंट डेंसिटी, जिसको हम J से डिनोट करते हैं, और J क्या हो गया आपका? I अपॉन एरिया। तो इस फॉर्मूले में अब आप ये देखिए V बाय L इज इक्वल टू I बाय A I बाय A, V बाय L इक्वल्स टू I बाय A। देखो I बाय A, ये L मैंने इधर कर दिया, बचा क्या आपका? रो। ये रो क्या आपका? रेजिस्टिविटी, कल आपने पढ़ा था इसके बारे में। तो अब ये V बाय L को मैं लिख सकता हूँ इलेक्ट्रिक फील्ड, I बाय A हो गया आपका करंट डेंसिटी, और रो हो गया रेजिस्टिविटी। ठीक है, तो यहां से एक नया मुझे फॉर्मूला मिला, ये क्या है? J इज इक्वल टू E बाई रो। ठीक है, समझ में आ रहा? ठीक है, इस पे जरा ध्यान दो आप लोग, क्या मैंने लिखा है। राइट, चलिए मैं एक बार फिर से इसको बताता हूँ आपको प्रॉपर, ऐसे समझिए इसको आप, थोड़ा हौच-पौच हो गया। देखो पहले मैं क्या करता हूँ, फॉर्मूले सारे रिकॉल करता हूँ कि आपने पढ़ा क्या क्या है। एक तो होता है V इज इक्वल टू IR, ये ओम्स लॉ है, सिंपल सर्किट के लिए अप्लाई होता है। दूसरा फॉर्मूला होता है आपका R इज इक्वल टू रो L बाई A, है ना, ये रेजिस्टेंस का फैक्टर है। फिर हमने पढ़ा था ये था रेजिस्टिविटी, है ना, और एक होता है आपका कंडक्टिविटी। अगर कल नहीं पढ़ा था तो आज मैं बता देता हूँ, कंडक्टिविटी को रो से सिग्मा से डिनोट करते हैं, और ये कंडक्टिविटी जो होता है वो रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टिविटी होता है।
रो आपका रेजिस्टिविटी है, ठीक है। अब आ जाइए सर्किट पे। अगर मैं एक सिंपल सर्किट बना दूं इस तरह से, ये इसकी रेजिस्टेंस हो गई R, और यहाँ पे अगर मैंने एक बैटरी कनेक्ट कर दिया जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, तो इससे करंट पास होगा I, पॉजिटिव टू नेगेटिव, ये करंट इस तरह से पास होगा, ठीक है। तो इस रजिस्टर के क्रॉस जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लिखेंगे वो होगा V इज इक्वल टू आई आर, ये ओम्स लॉ है। अब V इज इक्वल टू आई, R की जगह हम वैल्यू डाल देते हैं रो L बाई ए। L इज लेंथ ऑफ दिस रजिस्टर, मतलब यहां से लेकर यहां तक का ये जो लेंथ है ना, ये L है, ये लेंथ होगा, ये आपका यहां से यहां तक ये हो गया लेंथ ऑफ रजिस्टर या कंडक्टर जिसके क्रॉस पोटेंशियल डिफरेंस V आ रहा है। और ये हो गया इसी का क्रॉस सेक्शनल एरिया। ये जो मेटेलिक वायर है या कंडक्टर है जो रजिस्टर की तरह बिहेव कर रहा है या फिर लोड है, इसी की एरिया हो गई क्रॉस सेक्शनल एरिया A, और रो आपका हो गया रेजिस्टिविटी जो इस फॉर्मूले में दिख रहा है आपको। तो R इज इक्वल टू, पहले ओम्स लॉ लगाया V इज इक्वल टू आई आर, अब R की जगह वैल्यू डाल दी रो L बाई ए। अब आप ये देखिए, ये आपका ओम्स लॉ था, मुझे ओम्स लॉ का ही एक दूसरा फॉर्मेट बनाना है जिसको हम मैक्रोस्कोपिक फॉर्म्स ऑफ ओम लॉ कहते हैं। तो उसमें करंट डेंसिटी की चर्चा की गई है। करंट डेंसिटी एक वेक्टर क्वांटिटी है ना, इसको J से डिनोट करते हैं, और ये डिफाइन किया गया J इज इक्वल टू आई अपॉन एरिया। मतलब करंट डेंसिटी इज इलेक्ट्रिक करंट डिवाइड बाय एरिया, ठीक है। ये करंट डेंसिटी होगी, तो इसकी यूनिट हो जाएगी एम्पियर पर मीटर स्क्वायर, एम्पियर पर मीटर स्क्वायर इसका यूनिट हो गया। करंट डेंसिटी वेक्टर है, एरिया वेक्टर है, लेकिन इलेक्ट्रिक करंट स्केलर है। मतलब अगर मैं इसको वेक्टर फॉर्म में लिखूं तो ये हो जाएगा इलेक्ट्रिक करंट इज स्केलर प्रोडक्ट और डॉट प्रोडक्ट ऑफ करंट डेंसिटी एंड एरिया वेक्टर, ठीक है। ये करंट डेंसिटी होता है। करंट डेंसिटी से हमें क्या आइडिया मिलता है, जैसे घरों में वायरिंग होती है, कहीं पतली वायर है कहीं मोटी वायर लगी हुई है, तो करंट डेंसिटी की वैल्यू से हमें आइडिया लग जाता है कि कहाँ पे पतला वायर होगा कहाँ पर मोटा वायर होगा, वो मैप में लिखा रहता है करंट डेंसिटी की वैल्यू। तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं। अब देखिए यहाँ पर एक तो ये हो गया आपका करंट डेंसिटी, दूसरा मैंने आपको बताया था यहाँ पर कंडक्टिविटी आपका रेसिप्रोकल और रेजिस्टिविटी होगी। अब इलेक्ट्रिक फील्ड आपने पढ़ा था E इज इक्वल टू वी बाई एल, इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर है, लेंथ भी वेक्टर होगा, तो V को मैं क्या लिख सकता हूँ E डॉट एल वेक्टर फॉर्म में, है ना। ये कुछ आपका E इज इक्वल टू माइनस डेल्टा V बाई डेल्टा आर से आया है, ठीक, जनरल फॉर्मूला लिख रहे हैं। अब आप देखिए जो इंपॉर्टेंट पार्ट आपका यहाँ पर है ओम्स लॉ, V इज इक्वल टू आई आर हुआ, R की वैल्यू डाली रो L बाई ए। अब L को मैं इधर डिवाइड कर देता हूँ, तो V बाई एल इज इक्वल टू आई बाई ए इंटू रो, है ना, इस तरह से अलग कर लिया, L को इधर डिवाइड कर दिया, ठीक। अब ये V बाई एल आपका हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड, I बाई ए हो गया करंट डेंसिटी, और ये रेजिस्टिविटी को मैं 1 बाई सिग्मा लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी, है ना, रेजिस्टिविटी इज 1 बाई सिग्मा। तो J इज इक्वल टू क्या निकल के आया आपका, सिग्मा E, है ना। ये इंपॉर्टेंट फॉर्मूला, और इसको भी हम लोग ओम्स लॉ ही कहते हैं। दिस इज ऑल्सो ओम्स लॉ, दिस इज ओम्स लॉ। सो करंट डेंसिटी इक्वल्स कंडक्टिविटी मल्टीप्लाई इलेक्ट्रिक फील्ड। तो यहां पर ये वेक्टर है ना, ये भी वेक्टर है ये भी वेक्टर है, लेकिन कंडक्टिविटी वेक्टर नहीं है। तो वेक्टर फॉर्म में अगर आप लिखेंगे इसे तो ये ऐसे लिख सकते हैं, J इज इक्वल टू सिग्मा ई वेक्टर। यहाँ पे कोई डॉट या स्केलर प्रोडक्ट नहीं आएगा क्योंकि कंडक्टिविटी आपका स्केलर वैल्यू है, रेजिस्टेंस स्केलर है, रेजिस्टिविटी स्केलर है, कंडक्टिविटी स्केलर वैल्यूज है, ठीक है। देखिए इसको नोट कीजिए कॉपी में। तो मतलब ये ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है, ये भी ओम्स लॉ है। J इज इक्वल टू सिग्मा इंटू, इसे हम कहते हैं मैक्रोस्कोपिक फॉर्म ऑफ ओम्स लॉ, ठीक है।
ठीक है। अब आप ये देखिए, कल आपने पढ़ा था फैक्टर्स ऑफ रेजिस्टेंस। तो रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, और ये रिलेशन आई थी रो एल बाई ए। तो रेजिस्टेंस लेंथ बढ़ने से बढ़ जाएगा, एरिया बढ़ने से घट जाएगा। ठीक है, अब ये रेजिस्टिविटी है। तो रेजिस्टेंस जो है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी का। तो जिस तरह से रेजिस्टेंस चेंज होगा उसी तरह रेजिस्टिविटी भी चेंज हो जाएगी। बात समझ में आई? अब आते हैं बात करंट को लेकर के रिलेशन। जैसे ये ओम्स लॉ है, यहां से हम रेजिस्टेंस को क्या लिख सकते हैं, V बाई आई, या I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं इसे, I इज इक्वल टू V बाई आर। ठीक है, मतलब I करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। अब रेजिस्टेंस आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी का है, तो करंट इज ऑल्सो डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी। अब कहने का मतलब यह है कि अगर रेजिस्टेंस कम होगा, है ना, तो करंट बढ़ जाएगा। या आप इसको ऐसे समझ सकते हैं कि मान लो कोई सर्किट है, जैसे ये सर्किट है, एक है, यूं सर्किट चल रहा है। ठीक है, ये मैंने 3 रजिस्टर ले लिया, R1, R2, R3। ठीक है, और ऐसे बैटरी लगा दिया। अब आप ये देखो, इस बैटरी के क्रॉस मैंने, ये एक सिंपल वायर है और 3 लोड है, 3 रजिस्टर। इस सब की वैल्यू डाल सकते हैं। जैसे मान लो सारा 1 ओम ही है, 1 ओम, ये भी 1 ओम और ये भी 1 ओम। और जो वायर आती है ना, जैसे एक सिंपल वायर कनेक्ट हुई है, तो इसका कोई रेजिस्टेंस नहीं है। ये हो गया आपका 0 ओम, नल रेजिस्टेंस हो गया, मतलब इसमें कोई लोड नहीं है। अब अगर करंट पास होगा, ठीक है, तो यहाँ पे रूल क्या कहता है आपका, कि करंट इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस। मतलब जिधर रेजिस्टेंस कम होगी उधर करंट मैक्सिमम हो जाएगा। मतलब जब करंट यहाँ पहुँचेगा, ये वाला करंट जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको डिवाइड होना है, एक सेक्शन इधर जाना है और एक सेक्शन ऊपर जाना है करंट को, क्योंकि 2 वायर जुड़ी हुई है। अब इस सिचुएशन में क्या होगा, इस तरफ रेजिस्टेंस ज़्यादा है और इधर रेजिस्टेंस बिल्कुल भी नहीं है। तो अगर सर्किट में कहीं भी 0 रेजिस्टेंस आ गया तो इधर करंट जाएगा ही नहीं, सारी करंट इधर आ जाएगा। ये तीनों रेजिस्टेंस में हमें कोई करंट नहीं जाएगा, क्योंकि करंट जो है रेजिस्टेंस का इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। ठीक है, तो मैक्सिमम करंट आपका इस सर्किट में ऐसे पास हो जाएगा। इतनी बात समझ में आई? उसी तरह से करंट जो है इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है रेजिस्टिविटी का। तो अगर रेजिस्टिविटी की वैल्यू काफ़ी कम होगी तो उसी तरफ करंट की वैल्यू भी सबसे ज़्यादा होगी। अब अगर मैं इस वायर को हटा दूँ, ठीक है, अब आप देखो, अब करंट किस तरह डिवाइड होगा। ये सारे रेजिस्टर्स मैंने बोले 1 ओम के हैं, तो अब अगर आई करंट इधर से जा रहा है तो ये करंट जो है अब जब यहाँ पहुँचेगा तो इसको आप कह ही नहीं सकते कि कौन सा मैक्सिमम है और कौन सा मिनिमम रेजिस्टेंस है। तो ऐसे केसेस में करंट जब रजिस्टर इक्वल वैल्यू की हो, रेजिस्टेंसेस इक्वल वैल्यू की हो, तो ये करंट इक्वली डिवाइड हो जाएगा। मतलब अगर मान लो मैं 3i करंट दे रहा हूँ तो इसमें भी 3i, इसमें भी i और इसमें भी i। ठीक है, तो अगर रेजिस्टेंस इक्वल होगी और पैरेलल में है तो करंट जो है आपका इक्वली डिवाइड हो जाएगा। तो इसका मतलब ये था। ठीक है, चलिए, ये आपको समझ में आ गया। करंट जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टेंस हो गया। तो अब आप ये कह सकते हैं कि गुड कंडक्टर की बात क्या होगी। गुड कंडक्टर वो है जिसकी रेजिस्टेंस कम होगी, जिससे मुझे ज़्यादा करंट मिलेगा, जिसकी रेजिस्टिविटी कम होगी। अब बात आ जाओ कंडक्टिविटी की। ठीक है, तो कंडक्टिविटी जो है 1 बाय रेजिस्टिविटी है। तो 1 बाय रेजिस्टिविटी यहाँ पर दिख रहा है आपको, 1 बाय रेजिस्टिविटी। तो इस पूरी वैल्यू को मैं क्या लिख सकता हूँ, कंडक्टिविटी सिग्मा। अब इन तीनों से, अच्छा एक चीज मैं यहाँ पे और लिख सकता हूँ, वो क्या है, इसके साथ ही
1/R को कंडक्टेंस भी लिखा जाता है। तो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू करंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टेंस। ठीक है, अब आप यहाँ पे कंक्लूजन क्या दे सकते हैं कि इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स कौन होगा, है ना। इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स आर दोज हु हैव, है ना। अब देखिए मैं क्या लिखने जा रहा हूं, इलेक्ट्रिकली गुड कंडक्टर्स आर दोज who have, पहला लो रेजिस्टेंस, सेकंड लो रेजिस्टिविटी, थर्ड देखो करंट डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंडक्टिविटी, तो हाई कंडक्टिविटी, एंड फोर्थ हाई कंडक्टेंस। ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है, फिर आपने ओम्स लॉ पढ़ा, V इक्वल टू IR, और दूसरा फॉर्म ओम्स लॉ का होगा J इंटू सिग्मा E। सिग्मा आपकी कंडक्टिविटी है, रेजिस्टेंस को कैपिटल R लिखते हैं, रेजिस्टिविटी को रो लिखते हैं, कंडक्टिविटी को सिग्मा लिखते हैं और कंडक्टेंस को G लिखते हैं। ये सारे टर्म्स अब आपको क्लियर हो गए। ठीक है, ये दोनों आपके ओम्स लॉ हो गए। फाइन, ठीक है। अब देखिए रेजिस्टेंस का टेम्परेचर से मैंने रिलेशन बताया था कि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर, रेजिस्टिविटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। तो ये सब किसके लिए है? फॉर कंडक्टर्स ओनली। तो फॉर्मूला क्या था आपका? रेजिस्टेंस एट T डिग्री सेल्सियस इज रेजिस्टेंस एट 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। अभी डेल्टा टी क्या है आपका? टेम्परेचर डिफरेंस, मतलब फाइनल टेम्परेचर माइनस इनिशियल टेम्परेचर। अल्फा क्या है? टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस। सिमिलरली अब चूंकि रेजिस्टेंस जो है आपका डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रेजिस्टिविटी का, तो रेजिस्टिविटी एट टी इज रेजिस्टिविटी एट 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। ये किसके लिए आया? ये जो रिलेशन है कंडक्टर के लिए आएगा। ठीक है, इसी में अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए देखूं तो सेमीकंडक्टर में रिलेशन आपका ये हो जाएगा 1 माइनस अल्फा डेल्टा टी। ये हो गया आपका सेमीकंडक्टर का। कहने का मतलब ये है, ये सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट हैं, इसके प्रूफ नहीं पढ़ने आपको। मतलब रेजिस्टिविटी ऑफ सेमीकंडक्टर इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर। ठीक है, राइट। अब अगर मैं ग्राफ बनाऊं इसका, रेजिस्टिविटी का अगर मैं ग्राफ बनाऊं तो मुझे कैसा ग्राफ दिखेगा? चलिए देखते हैं। ठीक, तो देखिए
ठीक है, इधर एब्सोल्यूट टेम्परेचर लिया और इधर मैंने ले लिया रेजिस्टिविटी। रेजिस्टिविटी 2, ठीक है। अगर मैं कंडक्टर के लिए ग्राफ बनाऊं तो ये क्या दिखेगा आपका, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ जाएगी, टेम्परेचर बढ़ने से रेजिस्टिविटी बढ़ेगी। तो ये लीनियर डिपेंडेंस नहीं है, ये बढ़ेगा इस तरह से, ठीक है। ये किसके लिए ग्राफ आएगा, मेटल एंड कंडक्टर्स। और बेस इलेक्ट्रिकल कंडक्टर आपका कॉपर है, तो आप कह सकते हो कि कॉपर की रेजिस्टिविटी टाइम ग्राफ, सॉरी रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ इस तरह से होगी, या जितने भी आपके मेटल होंगे उसका ग्राफ इसी तरह होगा। कॉपर इज बेस कंडक्टर ऑफ इलेक्ट्रिसिटी, ठीक है। कहने का मतलब ये हो गया कि इस फॉर्मूले में ये जो है आपका अल्फा, टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टिविटी या फिर टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस, तो ये अल्फा जो है यहाँ पर ये पॉजिटिव होगा। अल्फा इज पॉजिटिव फॉर मेटल्स, ये पॉजिटिव हो गई फॉर मेटल्स और कंडक्टर्स। मेटल्स मतलब सिर्फ जो मेटल है, एलॉय की बात नहीं हो रही, ठीक है। यहां पर हम रिलेशन क्या बना रहे हैं, जो हमारा इक्वेशन आया, रेजिस्टिविटी एट T डिग्री सेल्सियस इक्वल टू रेजिस्टिविटी एट 0 1 प्लस अल्फा डेल्टा टी। डेल्टा टी इज टेम्परेचर डिफरेंस, ठीक है। अब अगर मैं एलॉय की बात करूं, एलॉय आप लोग समझते होंगे, जैसे नाइक्रोम है, निकेल है, ठीक है। तो उसकी जो है टेम्परेचर के साथ वीक डिपेंडेंसी होती है। यहाँ पर हम ये कह सकते हैं कि रेजिस्टिविटी का टेम्परेचर के साथ स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है। लेकिन एलॉय के केस में, इन केस ऑफ एलॉय, है ना, मुझे एलॉय समझाने की जरूरत नहीं है आपको, तो वहाँ पर रेजिस्टिविटी हैज resistivity of alloy shows weak dependency, है ना। और इसकी ग्राफ जो है आपकी इस तरह से आएगी, जैसे इधर टेम्परेचर ले लिया, इधर हमने रेजिस्टिविटी ले ली, तो ये ग्राफ ऐसे आएगा एलॉय का, ठीक है। ये सारे एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। नोट करते जाएं आप लोग। एलॉय के लिए भी फॉर्मूला हम यही यूज करेंगे, बस यहां पर ये स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी होती है और यहां पर ये वीक डिपेंडेंसी है। मतलब ये जो ग्राफ आपका यहाँ पर इस तरह से दिख रहा है कि यहाँ पे स्लोप बढ़ती जा रही है और यहाँ पे स्लोप कांस्टेंट है, ये डिपेंड करता है कि टेम्परेचर वेरिएशन पे, कि किस स्केल पे हमने कौन सा रीडिंग मुझे मिला, है ना। तो ये सारे एक्सपेरिमेंटल डेटा जो आता है उस पर ये ग्राफ बनता है। आपको बस याद रखने हैं कि इसकी ग्राफ इस तरह से होगी, इसकी ग्राफ इस तरह से होगी। यहाँ भी आपका टेम्परेचर कोफिशिएंट जो है पॉजिटिव होगा। अब अगर मैं सेमीकंडक्टर के लिए बनाऊँ, ठीक है, सेमीकंडक्टर के लिए मैं ग्राफ अगर बनाऊं तो सेमीकंडक्टर एक अलग चैप्टर ही है, वो लास्ट में पढ़ेंगे हम। तो फॉर सेमीकंडक्टर ये भी स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी शो करता है, बट यहां पर रेजिस्टिविटी जो है इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एब्सोल्यूट टेम्परेचर हो जाएगा। T इज टेम्परेचर, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है और स्ट्रॉन्ग डिपेंडेंसी है, मतलब रैपिडली चेंज होगा रेजिस्टिविटी। वीक डिपेंडेंसी का मतलब होता है रैपिड चेंज नहीं होगा, स्लो चेंज होगा। तो अब आप यहाँ पर देखिए, अगर इसकी ग्राफ बनाई जाए टेम्परेचर के साथ, है ना, ये रेजिस्टिविटी है,
तो ये ग्राफ आपकी ऐसे आएगी। दिस इज रेजिस्टिविटी टेम्परेचर ग्राफ फॉर सेमीकंडक्टर। ठीक है, चलिए अब हम वापस चलते हैं ड्रिफ्ट स्पीड पे। जो स्टार्टिंग में मैंने बताया था कि किसी भी कंडक्टर या मेटल वायर के आसपास के दो एंड के बीच में अगर पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई की जाए तो फ्री इलेक्ट्रॉन जो है नेगेटिव टर्मिनल से पॉजिटिव टर्मिनल की तरफ ड्रिफ्ट करने लग जाता है। ठीक है, तो उस ड्रिफ्ट स्पीड के लिए मुझे एक रिलेशन बनाना है। यहाँ पर अल्फा जो है नेगेटिव होगा। चलिए, हमारा नेक्स्ट टॉपिक है ड्रिफ्ट स्पीड एंड रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट एंड ड्रिफ्ट स्पीड। वो क्या होता है? तो अभी हम पढ़ने जा रहे हैं ड्रिफ्ट स्पीड, इसको VD से डिनोट की जाती है, और दूसरा हम इसी में पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन इलेक्ट्रिक करंट I एंड ड्रिफ्ट स्पीड VD। ठीक है, ये दो चीज हमें पढ़ना है। ठीक है, इसमें हम क्या करते हैं, इसको समझने से पहले इसके कुछ टेक्निकल टर्म्स को समझ लेते हैं। ठीक है, तो यहाँ जो जैसे रिलेशन है आपका I और VD के बीच में रिलेशन शो करना है, तो वो रिलेशन होता है I इज इक्वल टू NEAVD, है ना। ये रिलेशन हम प्रूफ करने जाएंगे। अब इसके एक एक टर्म को समझ लेते हैं, उसके बाद हम प्रूफ करेंगे। तो I आपका हो गया इलेक्ट्रिक करंट, N हो गया, N इज नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन। नंबर डेंसिटी का आने का मतलब हो जाता है N इज इक्वल टू टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम ऑफ कंडक्टर। ठीक, सब टेक्निकल टर्म्स को समझ लेने के बाद उसे प्रूफ करने में जल्दी समझ में आती है। हमें ये रिलेशन प्रूफ करना है, इसके लिए पहले हम ये समझ लेते हैं कि इसमें एक एक इंडिविजुअल टर्म है क्या। तो ये जो N है आपका, इसको हम कहते हैं नंबर डेंसिटी। ठीक है, तो फिजिक्स में मैंने आपको पहले भी बोला था कि जैसे अगर हम मास डेंसिटी कहते हैं, है ना, तो मास डेंसिटी का मतलब हो जाएगा मास बाय वॉल्यूम। जो आप सिंपल डेंसिटी कहते हो ना, वो एक्चुअली में मास है, मास डेंसिटी है। तो डेंसिटी का मतलब होता है डिवाइड बाय वॉल्यूम। अगर मैं एनर्जी डेंसिटी बोल दूं, ठीक है, एनर्जी डेंसिटी का मतलब हो जाएगा एनर्जी डिवाइड बाय वॉल्यूम। ठीक है, तो फिजिक्स में एक फिजिकल क्वांटिटी के बगल में डेंसिटी लग गई, मतलब डिवाइड बाय वॉल्यूम। उसी तरह से जैसे यहाँ पर ये बोला गया कि N इज नंबर डेंसिटी, तो नंबर डेंसिटी मीन्स नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय वॉल्यूम। तो फ्री इलेक्ट्रॉन कहाँ आएगा? कंडक्टर में ही होगा। तो अब अगर मैं इस टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन को कैपिटल N लिख दूं, मतलब कैपिटल N इज टोटल नंबर, एग्जैक्ट नंबर, कितने फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, और वॉल्यूम, कंडक्टर का जो वॉल्यूम होगा उसको आप लिख सकते हो एरिया मल्टीप्लाई लेंथ, है ना। डायमेंशन देखो, मीटर स्क्वायर इंटू मीटर, मीटर क्यूब हो जाएगा। तो स्मॉल n आपका हो जाएगा N/AL। ठीक है, ये नंबर डेंसिटी हो गई, मतलब टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन डिवाइड बाय एरिया डिवाइड बाय लेंथ, एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम हो गया, कल भी बताया था। तो ये नंबर डेंसिटी हो गई। ये चीज़ें समझ में आ गई।
अब अगर मुझे ये नंबर टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स ही निकालना है तो ये हो जाएगा आपका NaL। ये समझ में आया? ये रिलेशन क्या शो कर रहा है? टोटल नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर इन टर्म्स ऑफ नंबर डेंसिटी, मतलब नंबर बाय वॉल्यूम इंटू एरिया इंटू लेंथ वॉल्यूम। ये यहाँ से आ गया। ये चीज़ें आपको क्लियर हो गई? इस n की यूनिट देखी जाए, ये n या फिर ये दोनों देखिए ना, इसका यूनिट क्या हो जाएगा? नंबर का तो कोई यूनिट होता नहीं, वॉल्यूम का क्या होता है? मीटर क्यूब। तो ये हो जाएगा पर मीटर क्यूब, मतलब इस n की यूनिट हो जाएगी पर मीटर क्यूब, जो भी नंबर होंगे। ठीक है, तो यहाँ पे इस n की यूनिट हो गई पर मीटर क्यूब मल्टीप्लाई एरिया हो गया मीटर स्क्वायर और लेंथ का हो गया मीटर। इसको सॉल्व करोगे तो कोई यूनिट नहीं मिलेगा। फाइनली ये क्या हो जाएगा? मीटर पावर 0, मतलब कोई यूनिट नहीं है, मतलब नंबर है, और ये नंबर है आपको यहाँ पे दिख रहा है। ठीक है, ये समझ में आया? अभी मैं आपको प्रूफ नहीं किया है, ड्रिफ्ट स्पीड बताया नहीं है, सिर्फ टेक्निकल टर्म समझा रहा हूँ कि ये होता है, क्योंकि जब आप थ्योरी पढ़ेंगे तो आपको उस समय डाउट नहीं हो। सीधा थ्योरी पढ़ा दूंगा तो फिर उस वक्त भी फिर ये बीच में रुक के ये सब समझाना पड़ेगा, है ना? चलिए, राइट, ओके, नोट कर लिया होगा आपने। अब एन का तो काम हो गया। करंट आपको पता है ही क्या होता है। ये स्मॉल ई क्या हो गया आपका? चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। स्मॉल ई इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। और ये कितना होता है आपको पता है? कितना? 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। ये चार्ज हो गया, एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज। अब अगर साइन भी देना चाहते हो तो यहाँ निगेटिव साइन आ जाएगा, और निगेटिव नहीं देते हो तो मतलब मैग्नीट्यूड से डील कर रहे हो। इलेक्ट्रॉन्स आर निगेटिवली चार्ज। ठीक है ना? इसका यूज क्या हो रहा है यहाँ पर? देखिए, मान लो जैसे मैंने बताया आपको कि एक कंडक्टर है, उस कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। देयर आर n फ्री इलेक्ट्रॉन्स इन अ कंडक्टर। ठीक, अब अगर ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन मूव करने लगे, है ना, थोड़ी देर के लिए मान लीजिए किसी कंडक्टर में n फ्री इलेक्ट्रॉन है। अब ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन अगर मूव करेंगे तो उस कंडक्टर से कितना चार्ज पास हो रहा है? ठीक, वो अगर हम निकालें तो टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर, कितना हो जाएगा? Q इज इक्वल टू, अगर एक इलेक्ट्रॉन है तो उसका तो चार्ज आपने लिख दिया स्मॉल ई। अब n फ्री इलेक्ट्रॉन है तो इसके टोटल चार्ज कितने आ जाएंगे? Ne। Q इज इक्वल टू n इंटू ई, ये टोटल चार्ज हो गया। ठीक, अब ये कैपिटल N की वैल्यू यहाँ से वाली ये डाल दो, तो फिर ये टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर क्या हो जाएगा? NaLe। ठीक है, ये NaLe, ये जो पूरी मल्टीपल वाली सारी टर्म है, सारा मल्टीप्लाई होकर टोटल चार्ज ही दे रहा है। टोटल चार्ज पासिंग थ्रू द कंडक्टर। n हो गया नंबर डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन, a हो गया एरिया ऑफ कंडक्टर, l हो गया लेंथ ऑफ कंडक्टर, एंड e इज चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन, वन फ्री इलेक्ट्रॉन। ठीक है, बात समझ में आई? यहां पर आपको ये पता है कि ये एरिया है, क्रॉस सेक्शनल एरिया ऑफ कंडक्टर। करंट जो पास होती है वो तो एरिया से ही पास होगी।
जैसे ये वायर है, इसमें आपने शो कर दिया कि करंट ऐसे जा रहा है और ये वायर के इस एंड पे पॉजिटिव टर्मिनल है, इस एंड पे नेगेटिव टर्मिनल है और करंट पॉजिटिव टू नेगेटिव जाएगा। ये कन्वेंशनल करंट है ना। लेकिन ये करंट क्यों हो रहा है? बिकॉज इलेक्ट्रॉन जो है वो नेगेटिव से पॉजिटिव की तरफ चल रही है, तभी करंट इधर चल रहा है। तो हम किसी एक टर्म को लेके चलते हैं, तो हमें प्रीफर ये किया गया है कि हम करंट को ही फॉलो करें। ठीक, अब इसकी लेंथ है L। अब अगर इलेक्ट्रॉन को यहाँ से यहाँ ड्रिफ्ट करना है ना, ड्रिफ्ट का मतलब होता है सरकना। तो एक्चुअली में ये जो वायर आपको पतली सी दिख रही है, करंट ऐसे जा रहा है, इसको अगर हम और समझने की कोशिश करें तो कल भी मैंने आपको बताया था कि ये क्या होगा, इसकी कुछ एरिया होगी, क्रॉस सेक्शनल एरिया। अब मैं उसको बड़ा करके दिखाता हूँ, ये है ना, ये क्रॉस सेक्शनल एरिया ये हो गया। तो चार्ज जो है, मतलब टोटल फ्री इलेक्ट्रॉन की जो टोटल चार्ज हो गई, ये एक सिंगल वैल्यू ले लिया। तो अगर मैं सारे फ्री इलेक्ट्रॉन को एक चार्ज बना दूं तो वो चार्ज जो है माइनस और ये प्लस, तो ये सारा चार्ज जो इलेक्ट्रॉन कैरी कर रहा है वो इस एंड से इस एंड तक जाएगा, यही टोटल चार्ज जाएगा, है ना। और उसके लिए फिर आपकी करंट की वैल्यू क्या हो जाती है? Q/T। ठीक है, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्ज। अब ये चार्ज जो है इसी क्रॉस सेक्शनल एरिया से थ्रेड करता हुआ निकला है, एरिया से क्रॉस कर रहा है। समझ में आ रही है बात? तो ये Q तो आपने ले लिया टोटल चार्ज, ठीक है। और ये सारे फ्री इलेक्ट्रॉन वाले जो टोटल चार्ज हैं, ये एक्चुअली में इस नेगेटिव एंड से पॉजिटिव एंड तक ड्रिफ्ट किया है। ड्रिफ्ट क्या मतलब? जैसे मान लो मैंने यहाँ पे पानी डाल दिया, तो पानी कैसे जाएगा? सड़कता हुआ जाएगा, पानी सड़कती हुई जाएगी, उस तरह से इलेक्ट्रॉन भी सड़केगा, है ना। अब सड़कने के टाइम में क्या होगा, मतलब जब वो ड्रिफ्ट कर रहा है उस टाइम क्या हो रहा है कि मैंने कल आपको बताया था कि इसी में पूरी मटेरियल भरी पड़ी है ना। ये सारा आपका मटेरियल है, इसमें लैटिस है। लैटिस मतलब पूरा सॉलिड से भरा हुआ, कहीं भी कोई खाली जगह नहीं है, बिल्कुल सॉलिड है, मेटल कंडक्टर है। तो अब मैक्रोस्कोपिकल लेवल पे देखा जाए तो इसमें हर जगह इलेक्ट्रॉन की पोजीशन होगी, फ्री इलेक्ट्रॉन की, है ना। समझने के लिए मैं ऐसे बना दिया कि हर जगह इलेक्ट्रॉन होगा, ठीक है। तो ये इलेक्ट्रॉन यहाँ पर अपने लैटिस से क्या हो रहा है? कंटिन्यूसली कोलिजन हो रहा है। तो अगर ये इधर जाएगा भी तो कोलाइड होकर लौट जाएगा, किसी डिफरेंट डायरेक्शन में जाएगा, रैंडम मोशन होता रहेगा और कोई पोटेंशियल डिफरेंस नहीं है, तो ये वापस अपने मीन पोजीशन पे आएगा और इसकी डिस्प्लेसमेंट क्या हो जाएगी? 0। तो जब डिस्प्लेसमेंट 0 हो गई एक फ्री इलेक्ट्रॉन की, कब? थर्मल स्पीड से। तो सबके साथ तो यही कंडीशन है, सब अपने अपने जगह पे हो रहा है, मतलब सारे इलेक्ट्रॉन कोलिजन कर रहा है अपने लैटिसेस से और वापस अपने मीन पोजीशन पे आ रहा है और नेट डिस्प्लेसमेंट क्या है आपका? 0। तो यहाँ पे हम ये नहीं बोलेंगे कि इलेक्ट्रॉन में ड्रिफ्ट हुआ, वो सरका ही नहीं, ठीक है, वो अपनी जगह पर ही रैंडम मोशन में है। और ये रैंडम मोशन में जब वो चल रहा है तो उसकी कुछ थर्मल स्पीड होगी, तो वो थर्मल स्पीड जो है टाइम से इंडिपेंडेंट हो जाएगा क्योंकि डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रही है। तो अगर मैं सबका मान लीजिए थर्मल स्पीड की बात करूं, थर्मल स्पीड मान लो V1, ये थर्मल स्पीड है, V1, V2, V3 इस तरह से जा रहा है और डिवाइड बाय n कर दूं टोटल नंबर, तो ये एवरेज थर्मल स्पीड आएगी, है ना। तो मैं कहना क्या चाह रहा था, एट रूम टेम्परेचर एवरेज thermal speed of all free electrons in absence of electric field is 0.
ठीक, तो एवरेज थर्मल स्पीड अगर हम निकालते हैं, ठीक है, ये हो गया एवरेज थर्मल स्पीड। तो इसको हम ऐसे लिख सकते हैं, वी आई लिया, आई मतलब कोई ith इलेक्ट्रॉन है, ठीक। अब इसकी जो स्पीड होगी वो क्या आएगा आपका 0। तो अगर मैं यहां से सिग्मा लगा दूं I इज इक्वल टू 1 to n, तो ये चीज क्या शो करेगी आपको, ये क्या शो करेगा, Vi मतलब ith इलेक्ट्रॉन का एवरेज थर्मल स्पीड, ठीक है। तो इस चीज को अगर मैं एक्सपेंड करूं तो ये आपका हो जाएगा V1 प्लस V2 प्लस V3 ऐसे Vn, जो चीज मैंने यहां लिखी है, ठीक है ना। अब इसी में अगर मैं n से डिवाइड कर दूं तो ये क्या निकल जाएगा, ये तो टोटल नंबर, टोटल एवरेज, ये हो गया सम ऑफ थर्मल स्पीड्स ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन। अब जब मैं कैपिटल N से डिवाइड करूंगा तो ये चीज क्या निकल के आएगी आपकी, एवरेज थर्मल स्पीड। मतलब ये जो इस तरह से मैं डालता हूँ ना इनइक्वालिटी वाली साइन, तो इसका मतलब हो गया एवरेज। तो ये कौन सा है आपका एवरेज थर्मल स्पीड, ये क्या निकल के आएगा आपका 0 रूम टेम्परेचर पे। ये सब नोटेशंस वगैरह क्लियर हो गए, आपको कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब ये जो थर्मल स्पीड है, ठीक है, ये जो थर्मल स्पीड आई ये इंडिपेंडेंट ऑफ टेम्परेचर, इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम होगा। मतलब जब फ्री इलेक्ट्रॉन आपका इस एंड से इस एंड तक जाएगा या अपने मीन पोजीशन में ही चल रहा है, तो इसमें कुछ टाइम इलैप्स हो रहा है ना, कुछ टाइम तो खर्च हो रही है। तो दिस एवरेज थर्मल स्पीड और सिंपल थर्मल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। यहाँ पर ये स्पीड जो है टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा है। तो हम कहेंगे थर्मल स्पीड और एवरेज थर्मल स्पीड इज इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम, ये टाइम पे डिपेंड नहीं करता। ठीक है, अब क्या है, मैं उसी कंडक्टर में अब मैं इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप कर देता हूँ, मतलब कुछ पोटेंशियल डिफरेंस का सोर्स अप्लाई कर दिया, ठीक है। तब क्या होगा, मैं प्रूफ कर रहा हूँ धीरे धीरे, है ना, मैं ऑलरेडी प्रूफ पे आ चुका हूँ। ड्रिफ्ट स्पीड क्या होती है और करंट और इसके बीच में रिलेशन क्या होगा वो समझाने जा रहे हैं। तो मान लीजिए ये कंडक्टर था आपका ए बी, इसके क्रॉस मैंने एक बैटरी लगा दी जिसकी पोटेंशियल डिफरेंस है V, और जिसकी वजह से ये पॉजिटिव और नेगेटिव, ये टर्म पॉजिटिव हो गया, ये टर्म नेगेटिव हो गया, मतलब एक इलेक्ट्रिक फील्ड आपका इस तरह सेटअप हो गया, ठीक है। तो जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा तब क्या होगा, फिर उसी कंडक्टर का क्रॉस सेक्शनल एरिया देखो, ठीक है। अब मैं कोई ith इलेक्ट्रॉन को कंसीडर करता हूं, किसी ith इलेक्ट्रॉन को कंसीडर किया, वो यहां पर ये है। इस टाइम इसकी स्पीड मान लो इस तरफ है Vi, ऐसे बहुत सारे हैं वो तो आपको पता ही है। Vi हो गई
थर्मल स्पीड अभी है, ठीक है, ये इसकी थर्मल स्पीड है। जैसे ही यहाँ पे निगेटिव टर्मिनल आ जाएगा और ये पॉजिटिव टर्मिनल आ जाएगा, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गया, तब क्या होगा? पहले तो थर्मल स्पीड की जब बात हो रही थी तो उस टाइम इलेक्ट्रॉन एक्सेलरेट नहीं हो रहा था, वेलोसिटी टाइम पे डिपेंड नहीं कर रहा था। अब क्या होगा? इलेक्ट्रॉन जो है वो एक्सेलरेट करने लगेगा। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से ये इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव टर्मिनल से रिपेल हो जाएगा, पॉजिटिव टर्मिनल से अट्रैक्ट होगा। मतलब इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन के अगेंस्ट मूव करना शुरू कर देगा, ये इस तरफ ड्रिफ्ट होगी। तो कहने का मतलब फोर्स एक्सपीरियंस्ड बाई एन इलेक्ट्रॉन है ना, वो एफ ई इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? माइनस ई ई। माइनस साइन क्यों दिया? क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड के अपोजिट ये इलेक्ट्रॉन ड्रिफ्ट होगा, ठीक है। अगर ये वाली डायरेक्शन पॉजिटिव है तो ये वाली डायरेक्शन नेगेटिव हो जाएगी। अब फोर्स, ये एक्सटर्नल फोर्स लगा तो इसे हम लिख सकते हैं मास इनटू एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ठीक है। तो एक्सेलरेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, फ्री इलेक्ट्रॉन क्या आ गया आपका? माइनस ई बाई एम। तो अगर मैं इसका मॉड ले लूं तो सिर्फ मैग्नीट्यूड लिखूं तो एक्सेलरेशन थ्रू विच एन इलेक्ट्रॉन स्टार्ट्स मूविंग इज माइनस ई बाई एम, ठीक है। देखो जब हम वेक्टर लगा रहे हैं ना तो यहाँ पे माइनस साइन लगाने की जरूरत नहीं थी, क्योंकि माइनस ये सिंबल यहाँ लगाने की जरूरत नहीं, क्योंकि माइनस साइन इससे ही पता चल रहा है कि हम इलेक्ट्रिक फील्ड के अगेंस्ट हैं। तो माइनस के साथ फिर वेक्टर लगा देंगे तो ये गलती होगी, ये समझाने के लिए मैंने ऐसा किया था, ठीक है। यूं ये आपका एक्सेलरेशन हो गया, ठीक है। माइनस साइन भी डायरेक्शन ही बता रहा है, ठीक है। अब क्या होगा? ये तो एक्सेलरेशन आ गया, ठीक है। अब ये इलेक्ट्रॉन जो है आपका, मान लीजिए एक्सेलरेट जब शुरू करना, जब ये एक्सेलरेशन इस पे लगना शुरू हुआ तो उस टाइम हम मान लेते हैं टाइम है टी, टी इज इक्वल टू 0 टाइम है। टी इज इक्वल टू 0 टाइम पे एट टी इज इक्वल टू 0 एन ith इलेक्ट्रॉन starts accelerating, ठीक है। मतलब ये उधर एक्सेलरेट होने लग गया। तो स्टार्ट्स इनिशियल वेलोसिटी मान लो 0 है, जिस टाइम एक्सेलरेशन लगी वहां पे इनिशियल वेलोसिटी हम 0 मान लेंगे, है ना। जब एक्सेलरेशन मतलब 0 हम बोल रहे हैं तब जब इलेक्ट्रिक फील्ड आ गई और ये एक्सेलरेट हुआ उस टाइम। तो t टाइम के बाद, आफ्टर टाइम t, उसकी वेलोसिटी क्या हो जाएगी? तो इलेक्ट्रॉन मैंने आपको बताया कि जिस स्पीड से ड्रिफ्ट करेगा वही ड्रिफ्ट स्पीड कहलाएगा, ठीक है। तो हम लिख सकते हैं ड्रिफ्ट स्पीड आफ्टर टाइम t। तो ड्रिफ्ट स्पीड of an ith electron after time t, after time ti, है ना, is क्या लिखेंगे हम? इसे कैपिटल V आई डी कर लो, है ना, ith इलेक्ट्रॉन का ड्रिफ्ट स्पीड। फॉर्म देखो, मैं फॉर्मूला क्या यूज करने जा रहा हूँ, v इजकल टू यू प्लस ए टी, ठीक। u 0 हो गया, एक्सेलरेशन की वैल्यू हो गई माइनस ई बाय एम। चूंकि एक ही इलेक्ट्रॉन हम लिए ith इलेक्ट्रॉन तो यहाँ पर आ गया ई, और वो टाइम हमने क्या ले लिया? टी आई, ठीक है। ये चीज़ समझ में आ रही है आपको?
v इक्वल टू यू प्लस ए टी में u 0 हो गया। ये v जो है आपका, मैंने चूज़ किया एक ith इलेक्ट्रॉन, इसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन है, फ्री इलेक्ट्रॉन। एक ith इलेक्ट्रॉन लिखा, उसका इलेक्ट्रिक फील्ड के प्रेजेंस में ड्रिफ्ट स्पीड क्या होगी उसकी वैल्यू निकाल रहे हैं। ये फॉर्मूला यूज़ किया, u 0 हुआ, एक की जगह माइनस ई बाई एम, और टाइम भी मैंने उसका th ले लिया। ठीक है, इतनी बात समझ में आ रही है? अब ये होगा क्या, बहुत सारे फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, ठीक है, तो सबकी इतनी ही वैल्यू आएगी, सबकी वैल्यू इतनी ही होगी। तो अगर मैं सबके मतलब जितने भी n फ्री इलेक्ट्रॉन हैं, जैसे मान लो ये फर्स्ट होता तो 1d, 2 होता तो 2d, सेकेंड है ना, इस तरह से। तो अगर मैं सबका वेलोसिटी निकालूं ये, ठीक है, तो ये सम आ जाएगा i इज इक्वल टू 1 to n। ये क्या, ये चीज़ जो मैंने लिखी है ये क्या हो गया, ये हो जाएगा जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के ड्रिफ्ट स्पीड का सम, उन सब के ड्रिफ्ट स्पीड का सम। तो यहाँ भी मुझे क्या करना होगा, माइनस ई बाय एम, है ना, ये तो सब का आएगा, और ये टाइम हमें देना पड़ेगा समेशन टी आई इज इक्वल टू 1 to n, ये सब ने जो टाइम लिया, ठीक है। फाइनली समझ में आ रहा है? अब मैं यहाँ पर अगर टाइम से डिवाइड, सॉरी नंबर से डिवाइड कर दो, टोटल नंबर से डिवाइड कर दो, मतलब ये अभी एवरेज नहीं था, मैं डिवाइड क्यों करने जा रहा हूँ, एवरेज निकालने के लिए। ये क्या, ये एवरेज नहीं है, ये क्या बता रहा है, जितने भी फ्री इलेक्ट्रॉन्स हैं उन सब के ड्रिफ्ट स्पीड का सम, टोटल सम, वो इस तरह से आएगा, सब ने जो टाइम लिया उसका सम, तो सम है। अब मैं अगर इसमें एवरेज निकालूं, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, तो मुझे टोटल नंबर से डिवाइड करनी पड़ेगी, ठीक है। तो देयरफॉर एवरेज स्पीड, एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड, ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, है ना, ऑल एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, इसको हम ड्रिफ्ट लेंगे वीडी। तो यही ड्रिफ्ट स्पीड कहलाएगी किसी कंडक्टर के लिए। कंडक्टर में जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होगा उसकी जो एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड है वही आपकी ड्रिफ्ट स्पीड हो जाएगी। तो ये ड्रिफ्ट स्पीड अब आपका एक्चुअली में क्या कहलाएगा, डिवाइड बाय n, और ऊपर हो गया सिग्मा i इज इक्वल टू 1 to n VID, ठीक है। सो पैथेटिक, फाइन। तो ये एवरेज ऐसे निकालना है, इसमें मुझे नंबर से डिवाइड करना है। अब ये वाली वैल्यू यहाँ डालिए, क्या आएगा, ये चीज़ को मैं यहाँ पर आपको समझा दूँ कि ये जो है आपका सम ऑफ टाइम हो गया। तो अगर आप, चलो यहाँ वैल्यू डाल ही दो पहले, तो ड्रिफ्ट स्पीड इज इक्वल टू, ये 1/n अलग रखो, ये वाली वैल्यू डालते हैं, माइनस ई बाई एम, है ना, इंटू सिग्मा टी आई इज इक्वल टू 1 to n, यही है। चलिए
ये सिग्मा टी आई है क्या चीज? T1 आई की वैल्यू डालो 1 to n और उसका सम करो, T1 T2 T3 सो ऑन Tn, यही है। मतलब ये बता रहा है आपको कि टोटल टाइम, एक इलेक्ट्रॉन ने ड्रिफ्ट करने में टाइम लिया T1, दूसरे इलेक्ट्रॉन ने टाइम लिया T2, तीसरे ने टाइम लिया T3, है ना, nth इलेक्ट्रॉन ने टाइम लिया Tn। तो इसकी मीनिंग हो गई T1 सारा सम, ठीक। अब अगर मैं इसमें T मतलब ये जो वैल्यू है ना, इसमें अगर मैं n से डिवाइड कर दूं, कैपिटल N टोटल नंबर, मतलब यहां भी ऐसे, कोई फर्क पड़ेगा क्या? तो अब ये चीज क्या दिख रही है आपको? एवरेज टाइम, एवरेज टाइम इलैप्स्ड, इसको हम क्या बोलेंगे? एवरेज टाइम इलैप्स्ड। इलैप्स समझते हो? जो खर्च हो गया, ठीक। इसी एवरेज टाइम इलैप्स को हम लोग कहते हैं रिलैक्सेशन टाइम, इसी को बोला जाता है रिलैक्सेशन टाइम ऑफ ऑल फ्री इलेक्ट्रॉन्स, और इसे हम टाउ से डिनोट करते हैं। तो ये जो वैल्यू है आपकी सिग्मा टी आई इज इक्वल टू 1 to n डिवाइड बाय कैपिटल N, ये क्या निकला? रिलैक्सेशन टाइम। और ये है क्या आपका? दिस है ना, मतलब रिलैक्सेशन टाइम टी आपका आ गया T1 प्लस T2 प्लस T3 Tn डिवाइड बाय कैपिटल N, ये रिलैक्सेशन टाइम। समझ में आया? तो ये तो सारा प्रोडक्ट वाला टर्म है। तो अब मैं क्या करूंगा, नोट कर लिया आप लोगों ने? फटाफट नोट करो, मिटाएंगे थोड़ा। ठीक है, तो ये जो चीज है ना 1 by n, इसको मैं यहां पर ऐसे डिवाइड कर सकता हूं, डिवाइड बाय n यहां पर ऐसे। अब ये चीज क्या हो गई आपकी? रिलैक्सेशन टाइम। तो ये रिलैक्सेशन टाइम फाइनली आपका क्या निकल के आया? देखो, तो ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन फाइनली जो हमें मिल रहा है, ये हो गया माइनस ई बाई एम इंटू टाउ, ये रिलेशन आ गया। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रिलेशन है। यही है आपका ड्रिफ्ट स्पीड या एवरेज ड्रिफ्ट स्पीड ऑफ ऑल द फ्री इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है, इतनी बात समझ में आई? कोई ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा ना, ज़्यादा स्पीड से चलेगा तो जल्दी पहुंच जाएगा, ये तो सबको समझ में आती है। ठीक, अब ये जो रिलैक्सेशन टाइम है, ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है टेम्परेचर का। ठीक है, इसका मतलब क्या हो गया कि जैसे टेम्परेचर बढ़ेगा, एज टेम्परेचर इंक्रीजेस, रिलैक्सेशन टाइम और एक बेटा रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीजेस। अब यहां देखो, अगर रिलैक्सेशन टाइम डिक्रीज करेगी तो ड्रिफ्ट स्पीड भी डिक्रीज कर जाएगा। हेंस ड्रिफ्ट स्पीड decreases with increase in temperature। मतलब टेम्परेचर बढ़ जाएगा तो ये ड्रिफ्ट स्पीड जो है घट जाएगा। मतलब ड्रिफ्ट स्पीड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर एंड रिलैक्सेशन टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया। ड्रिफ्ट स्पीड इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम। इतनी बात समझ में आई?
थर्मल स्पीड हो या फिर ड्रिफ्ट स्पीड हो, these आर इंडिपेंडेंट ऑफ टाइम। मतलब इलेक्ट्रॉन जब इलेक्ट्रिक फील्ड में ड्रिफ्ट करेगा तो वो टाइम पे डिपेंड नहीं करेगा, है ना, टाइम पर डिपेंड नहीं करेगा। फाइन, ये सारे आपके एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स हैं। ठीक है, अब हम आगे चलते हैं। ये ड्रिफ्ट स्पीड का रिलेशन आ गया। ड्रिफ्ट स्पीड जो है इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा तो ड्रिफ्ट स्पीड भी बढ़ जाएगी। अब आप देखिए इसी ड्रिफ्ट स्पीड में इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू डाल दो, क्या हो जाएगा ये, पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय एल इंटू टाउ। ठीक है, लिख सकते हैं। तो फिर नहीं, इसको अभी दूसरे तरह से लेके चलते हैं, यहां भी नहीं, ये एक इंपॉर्टेंट रिलेशन है, इसको तो ऐसे ही रहने दो। फिर चलिए I इज इक्वल टू हम क्या लिख सकते हैं, Q बाई टी। Q को मैं क्या लिखूंगा, कैपिटल N इंटू ई बाई टी। ठीक है, राइट। अब कैपिटल N क्या हो जाएगा आपका यहां पर, M A L, है ना, नंबर डेंसिटी इंटू वॉल्यूम इंटू ई बाई टी। ये करंट आया। अब ये L बाई टी जो है डिस्टेंस बाय टाइम दिख रहा है आपको, तो ये कंडक्टर का मान लो लेंथ है L और यहाँ से यहाँ तक, है ना, कुछ टाइम लगा जिसमें ड्रिफ्ट हुआ, तो ये L बाई टी जो है ड्रिफ्ट स्पीड ऐसे भी लिख सकते हैं। तो फाइनली I इज इक्वल टू एम ई ए वी डी। आगे I इज इक्वल टू एन ई ए वी डी, ये प्रूफ हो गया आपका, है ना। अब यहां से ड्रिफ्ट स्पीड का तो एक तो फॉर्मूला ये हो गया। अब ड्रिफ्ट स्पीड का दूसरा फॉर्मूला हम यहां से क्या निकाल रहे हैं, I अपॉन एम ई ए। ठीक है, सही है, ये भी आ गया, यही एक फॉर्मूला है। अब देखिए I बाई ए क्या होता है, करंट डेंसिटी, तो इसको मैं क्या लिख सकता हूं, J बाई एन ई। तो करंट डेंसिटी एम ई वी डी ये हो गई, या फिर ये हो गया आपका सिग्मा ई, पहले प्रूफ किया है, तो ये करंट डेंसिटी का फाइनल रिलेशन हो गया इलेक्ट्रिक फील्ड के टर्म में, ड्रिफ्ट स्पीड के टर्म में। आपको बहुत रिवीजन करना पड़ेगा इस टॉपिक को, है ना। ठीक है, अब मैं यहां से चलता हूं आगे। देखिए दूसरा फॉर्मेट लेके चल रहे हैं। यहां से अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड को निकालूं तो ये क्या हो जाएगा, एम वी डी बाई ई टाउ, ई इंटू टाउ, ये इलेक्ट्रिक फील्ड हो गया, है ना। ठीक है, ई को आप लिख दो पोटेंशियल डिफरेंस डिवाइड बाय लेंथ माइनस एम वी डी बाई ई इंटू टाउ।
ऐसे लिख सकते हैं। ठीक है, V इज इक्वल टू क्या होता है, आई आर। आई आर बाई एल इज इक्वल टू माइनस एम बाई ई इंटू टाउ, और वी डी इज इक्वल टू फिर डाल दो आई बाई एन ई ए, है ना, आई बाय एन ई ए, ये है ना वी डी इज इक्वल टू। तो ये वी डी की वैल्यू मैंने यहाँ डाल दी। आप सब देख रहे हैं या चले गए? चले गए तो सीधा नोबेल प्राइज लेने गए होंगे। मुझे भी कुछ सिखा देना। अब ये आई गया, ठीक। तो रेजिस्टेंस क्या निकल के आ रहा है, देखो R बाई एल इज इक्वल टू माइनस एम अपॉन एन ई स्क्वायर ए टाउ, है ना, एन ई स्क्वायर ए टाउ। तो फाइनली रेजिस्टेंस का एक और फॉर्मूला क्या दिख रहा है आपको, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू माइनस एम एल बाई एन ई स्क्वायर टाउ ए, ऐसा लिख सकते हैं। माइनस साइन को अब हटा दो, माइनस साइन तो सिर्फ वो इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए शो हो रहा था कि मैंने यहाँ पर अगर मैं यहीं पे मैं मॉड ले लूँ ना तो ये साइन हट जाएगा, यहाँ से हट जाएगा, सारा साइन हट जाएगा, ठीक है, ये भी नहीं आएगा ऐसे। तो ये रेजिस्टेंस हो गया, ठीक, ये रेजिस्टेंस आ गया एम एल अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ ए। मतलब रेजिस्टेंस यहाँ आपको क्या दिख रहा है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेंथ है, ठीक है। क्या दिख रहा है, रेजिस्टेंस इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एरिया है, ठीक है, ये फैक्टर मैंने पहले भी बताया था, होता है, ठीक। अब रेजिस्टेंस क्या हो गया आपका, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाउ हो गया, मतलब ये रिलैक्सेशन टाइम है। तो अगर रिलैक्सेशन टाइम बढ़ेगा तो रेजिस्टेंस घट जाएगा। और टाउ मैंने आपको बताया था क्या होता है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, तो मतलब रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर, ठीक है, मतलब ये रिलेशन परफेक्ट है। समझ में आया? चलिए, सब समझ में आ रहा है, ये सारे कंसेप्ट आप पढ़ रहे हैं, है ना। अब जब क्वेश्चन आंसर कैसे बोर्ड में देना है, आज जैसे मान लीजिए आई इक्वल टू एन ई ए वी डी प्रूफ करना है, तो उसका जब आप पढ़ेंगे ना बुक में क्वेश्चन और आंसर के फॉर्म में, तो अब आपको समझ में आएगा, ठीक। मैं आपको पूरा कंसेप्ट क्लियर कर रहा हूँ। फाइन, कहाँ पर क्या चीज़ें होती हैं, कैसे होती हैं, ये सब चीज़ें दिख रही हैं आपको, फाइन, ठीक है। तो ये सब फैक्टर समझ में आ गया। अब आइए देखो, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू होता है रो एल बाई ए, पढ़ा था। तो इसको मैं अगर कंपेयर करूं तो रेजिस्टिविटी क्या निकल के आया मुझे, रेजिस्टिविटी हो जाएगा रो एल बाई ए छोड़ो, तो एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ, एम अपॉन एन ई स्क्वायर टाउ। देखो इन सब पे न्यूमेरिकल आता है ना, ये सारे फॉर्मूले हो गए। तो रेजिस्टिविटी भी यहाँ पर क्या दिख रहा है आपको, रेजिस्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, होगा भी क्योंकि रेजिस्टेंस डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रेजिस्टिविटी है कंडक्टर के लिए, तो रेजिस्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टेम्परेचर हो गया, ठीक। अब रेजिस्टिविटी का उल्टा क्या होता है आपका, कंडक्टिविटी। तो कंडक्टिविटी क्या हो जाएगा, इसका उल्टा कर दो, 1 अपॉन रेजिस्टिविटी, मतलब कंडक्टिविटी इज एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, इस पे भी न्यूमेरिकल आ सकता है। तो कंडक्टिविटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू रिलैक्सेशन टाइम, मतलब कंडक्टिविटी इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू टाइम, सॉरी टेम्परेचर। ये रिलैक्सेशन टाइम है और ये टेम्परेचर है, ठीक है।
कहने का मतलब ये फार्मूला, ये फार्मूला, ये फार्मूला, इन सब पे न्यूमेरिकल आता है, ठीक है। कैलकुलेशन लंबी चौड़ी गुने भाग करने पड़ते हैं। अब एक टर्म आपका और रह गया कंडक्टेंस। तो कंडक्टेंस क्या होगा आपका? रेसिप्रोकल ऑफ रेजिस्टेंस। तो ये क्या निकल के आया? एन ई स्क्वायर टाउ ए बाई एम इंटू एल, ठीक है। ये कंडक्टेंस हो गया। तो एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये क्या होता है? एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, ये क्या है? कंडक्टिविटी। तो कंडक्टेंस इज इक्वल टू कंडक्टिविटी एन ई स्क्वायर टाउ बाय एम, है ना, इंटू एरिया डिवाइड बाय लेंथ। ये रिलेशन हो गया, है ना। ठीक है, ये इसको आप ऐसे भी देख सकते हो। कंडक्टेंस होता है वो रेसिप्रोकल और रेजिस्टेंस। रेजिस्टेंस होता है रो एल बाई ए, तो ये वापस जाएगा ऊपर, तो ए बाई रो एल, है ना। और 1 बाय रो क्या होता है आपका? सिग्मा। तो सिग्मा ए बाय एल, सिग्मा ए बाय एल, ये क्या निकला? कंडक्टेंस, ठीक है। सही है। सबका यूनिट डायमेंशन आप लिख लेंगे, सबको पता ही है कैसे करना है, बताया था। अब आपको रिवीजन करनी है। यहाँ तक का सारा जितना भी आपने पढ़ा, ओम्स लॉ, रेजिस्टेंस, रेजिस्टिविटी, कंडक्टिविटी, कंडक्टेंस, ठीक है, ये सब आपको पढ़ने हैं। सबका यूनिट, सबका डायमेंशन, ग्राफ, ये सब कंप्लीट कर लें, तो फिर नेक्स्ट क्लास कल आगे पढ़ेंगे। फाइन, चलिए रिवीजन ज़रूर करें।